students, welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be very important for all of you guys because इस वीडियो के अंदर हम आपकी बुक 1 की महा मैराथन करने वाले हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके जितने भी चैप्टर्स है बुक 1 के अंदर, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे चैप्टर्स इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की भी महा मैराथन में जल्द लाने वाली हूँ। सो इस वीडियो के अंदर आपके इन एग्जाम्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दीज चैप्टर्स। इस वीडियो के अंदर मिनिमम से मिनिमम आपका टाइम वेस्ट होगा, सारी चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। सो आपका चैप्टर 1 है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। सो इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, जब उसमें डेवलपमेंट्स हो चुकी थी। अब इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट एक टर्म है कल्चर, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए, उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जिनका स्टाइल थोड़ा सा अलग था। यानी कि उस टाइम पे जो भी चीज़ें मिलती थी उनसे अलग थी ये चीज़ें, और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में ही ये चीज़ पाई जाती थी और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से बिलोंग करती थी। तो उन सभी चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट जनरली कल्चर बोल देते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी वो चीज़ें, तो उन्हें हड़प्पन कल्चर बोल दिया। अब इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब ये सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई, सबसे पहले डिस्कवर होने वाली साइट का नाम था हड़प्पा, तो उसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। अब इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट मेन सेंटर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। आप सभी ने इस सिविलाइजेशन में इन दो साइट्स का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिस्कवर करा था, यानी कि अलग अलग जगह पे ये फैली हुई है, तो अलग अलग साइट्स को अलग अलग पर्सन ने डिस्कवर करा था। सो इसे 1921-22 में डिस्कवर कर लिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी एंड रखल दास बनर्जी। जॉन मार्शल वो पर्सन थे जो उस टाइम पे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, तो उन्होंने इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस करा था। दयाराम साहनी एंड रखल दास बनर्जी वर अदर 2 पर्सन जिन्होंने अलग अलग साइट्स को डिस्कवर किया था। सो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BCE। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड से पहले सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के सोर्सेज की। अब इनका हमें रिटन मटेरियल मिला है, टेक्स्ट मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनकी लैंग्वेज को डिसिफर ही नहीं कर पाए। इनकी स्क्रिप्ट को क्या लिखा है हमें नहीं समझ में आया, अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं उस चीज़ को। तो भाई हमने इतनी सारी नॉलेज कहाँ से निकाली? और भी बहुत सारे मटीरियल रिमेन्स हैं जिनको पढ़ के हमने कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करी है कि सिविलाइजेशन में क्या था और क्या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, वेट्स, स्टोन प्लेट्स, बेक्ड ब्रिक्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर, सील्स एसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हमने सिविलाइजेशन को रिकंस्ट्रक्ट करा है। ये सिविलाइजेशन काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इस इलाके में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। एंड हम देख पा रहे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी तक फैली हुई है, यानी कि हरियाणा का भी कुछ हिस्सा, जैसे कि राखीगढ़ी एक साइट है, तो काफ़ी साइट्स हरियाणा की भी इसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में लाए करती थी। अब इस सिविलाइजेशन की मेन सेंटर्स कौन से हैं? नागेश्वर, बालाकोट, चनुधरो, कोट दीजी, धोलावीरा, लोथर, कालीबंगन, बनावली एंड राखीगढ़ी। तो आपको पता होना चाहिए कि इन साइट्स को कैसे मैप पे मार्क करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के। ये सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल आज के टाउन्स हम देखते हैं कितने ज़्यादा वेल मैनेज्ड होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, हर एक चीज़ एक सीक्वेंस में होती है, घर एक प्रॉपर लेन में होते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, प्रॉपर रोड्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है। सो वैसे ही ये एक सिविलाइजेशन थी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की गई थी, प्रॉपर हाउसेस थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, लेन्स में घर थे, सब कुछ बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड, वेल प्लान था। सो मेन फीचर है सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग। टाउन्स इतनी बेहतरीन तरीके से प्लान थे कि आज भी इतनी प्रॉपर प्लानिंग कहीं नहीं देखने को मिलती। सो कोई कह नहीं सकता कि ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है इसके आर्किटेक्चर को देख के, इसकी प्लानिंग को देख के। मोहनजोदारो एक सेटलमेंट है जिसका नाम हम सभी ने सुना है, बट ये फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट नहीं है। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हमारी हड़प्पा है। अब ये सेटलमेंट इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि ये सेटलमेंट 2 सेक्शंस में बटी हुई है।
दो हिस्सों में। एक ऐसा हिस्सा है जो छोटा है लेकिन ऊंचाई पे है, दूसरा ऐसा हिस्सा जो बहुत बड़ा है लेकिन नीचाई पे है। जो छोटा हिस्सा है जो कि ऊंचाई पे है उसे हम बोलते हैं सिटाडेल, और जो कि बड़ा हिस्सा है जो नीचाई पे है उसे हम बोलते हैं लोअर टाउन। अब जो मोहनजोदारो का लोअर टाउन है वहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के सबूत मिले हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग रिसाइड करते होंगे, रहते होंगे। जबकि सिटाडेल पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के सबूत मिले हैं जो कि स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए थे, जैसे कि वेयर हाउस जिन्हें हम ग्रेनरीज भी कहते हैं, देन स्पेशल बाथ जो थी हमारी ग्रेट बाथ। सो ये एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं सिटाडेल में जो कि स्पेशल पर्पसेस के लिए रही होंगी। इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में चाहे रोड्स हैं चाहे स्ट्रीट्स हैं, वो एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में प्रॉपर राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती हुई लेन्स, स्ट्रीट्स, रोड्स ये सब कुछ बनाए गए हैं। एक और बहुत डिस्टिंक्टिव सा फीचर है हड़प्पन सिटीज़ का कि एक ड्रेनेज सिस्टम है जो कि बहुत ज़्यादा प्लान तरीके से बनाया गया है। घरों के अंदर खुद के बाथरूम होते थे जो ईंटों से बने हुए होते थे। एक ड्रेनेज सिस्टम है प्रॉपर, उसे ढका हुआ है ईंटों से, और कहीं कहीं गैप्स छोड़ रखे हैं जिन्हें हम सम्प्स भी कहते हैं, सस्पिट भी कहते हैं, जहाँ से खोल के उसे साफ़ भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम है वो। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की डाइटरी प्रैक्टिसेस की। तो वो ग्रेन्स कंज्यूम करते थे, हमें सबूत मिले हैं कि हाँ वो खेती भी करते थे, बुलक कार्ट्स के हमें मॉडल मिले हैं, देन प्लोड फील्ड मिली है, देन इरिगेशन के लिए कैनाल्स वगैरह मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। इसका मतलब खेती तो होती थी। वो क्या कंज्यूम करते थे? वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सिसमे, इसके हमें सबूत मिले हैं। साथ ही साथ गुजरात की कुछ साइड से मिलेट्स भी देखने को मिले हैं। राइस हालांकि बहुत कम ही देखने को मिला है। वहाँ पर एनिमल्स की भी एग्जिस्टेंस थी, कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, पिग, इन सभी को वो कंज्यूम किया करते थे। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो एनिग्मेटिक थी, यानी कि आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पन स्क्रिप्ट की एक अलग सी बात क्या है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये एक अलग सी चीज़ है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि देखो हम ऐसे लिखते हैं तो हमारी इस साइड पे क्रैम्पिंग होती है, यानी कि कुछ सब कुछ मतलब मिला मिला होता है, कोई जगह नहीं बचती है। लेकिन उनकी इस साइड पे क्रैम्पिंग देखने को मिली है कि उनके पास स्पेस नहीं बचा होगा तो उन्हें जल्दबाजी में हर एक चीज़ एक ही जगह पे एडजस्ट करती होगी। उनकी स्क्रिप्ट में लगभग 375 to 400 साइंस देखने को मिले हैं। यही वजह है जिसकी वजह से हम उनकी स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए हैं। कि सोसाइटी में उनकी मार्केट्स में एक्सचेंजेस कैसे होते थे? एक प्रिसाइज सिस्टम होता था वेट्स का। एक स्टोन होता था जिसे हम चर्ट कहते हैं, उनसे उनके वेट्स बनते थे। छोटे वेट्स भी होते थे जो कि ज्वेलरी, बीड्स, इनको वे करने के लिए यूज़ किए जाते थे, और बड़े वेट्स भी होते थे। सो जो लोअर डिनोमिनेशन थे वेट्स के वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे, और जो बड़े डिनोमिनेशन थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे। चानुदारो एक ऐसी साइट थी जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। दैट वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। वहाँ पर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ऐसे ऐसे काम होते थे। अब बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था बीड्स वगैरह बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टोन्स थे, कुछ मेटल्स थे, कुछ और मटेरियल होता था। कौन कौन से स्टोन्स? स्टीयरटाइट, क्वार्ट्ज, लैपिस लजुली, जैस्पर, कार्नेलियन, ठीक है, तो ये सारे स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। मेटल्स जैसे कि ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, इनका यूज़ होता था। देन अदर मटेरियल्स जैसे कि शेल, फेन्स, बर्न्ट क्ले, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता था। अब स्टीयरटाइट कहाँ मिलता था? सदर्न राजस्थान में और नॉर्दर्न गुजरात में, ठीक है। तो मान लो ये राजस्थान है एंड ये गुजरात है, तो इस हिस्से में मिलता था। देन लैपिस लजुली शोटुगई एक साइट है अफगानिस्तान में, वहाँ पर मिलता था, तो वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट करवाया जाता था। जैस्पर, कार्नेलियन, ये कहाँ से आते थे? गुजरात से, कार्नेलियन खास करके। ब्रॉन्ज लोकल लेवल पे अवेलेबल था। कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से आता था और ओमान से भी इंपोर्ट करवाया जाता था। देन गोल्ड वो सदर्न इंडिया से इंपोर्ट होता था। दूसरे मटेरियल्स है जैसे कि शेल नागेश्वर और बालाकोट, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता था। फेयंस ये लोकल लेवल पे अवेलेबल था। बर्न्ट क्ले भी लोकल लेवल पे अवेलेबल थी। यानी कि कोई चीज़ जो सिंपल है वो लोकल लेवल पे अवेलेबल है, बाकी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती थी। यानी कि ट्रेड होता था। अब इतना लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता था तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ सील्स और सीलिंग्स होती थी। मतलब कि जिस चीज़ में आ रहा है उसके ऊपर एक सीलिंग लगा दी जाती थी। अगर वो टेम्पर्ड है, टूटी हुई है, इसका मतलब किसी ने सामान छेड़ा है, या फिर अगर वो टेम्पर्ड नहीं है तो सामान सेफली आया है।
अब हम बात करेंगे बरियल्स की। हरप्पन साइट्स पे जो बरियल्स होते थे उसमें डेड को जनरली पिट्स में, गड्ढों में जो है दफनाया जाता था। कुछ ग्रेव्स के अंदर हमें पोट्री, ऑर्नामेंट्स, ये चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता था। इसका क्या मतलब है कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो इन बरियल्स का इस्तेमाल करा है आर्कोलॉजिस्ट ने ये जानने के लिए सोसाइटी में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए। हमने क्या टाइम पीरियड देखा है, 2600 टू 1900 BC, ठीक है, यानी कि इस टाइम तक ये सिविलाइजेशन लास्ट करी थी। भाई इसके बाद तक भी इस सिविलाइजेशन ने लास्ट करा था, बट उस टाइम पे सिस्टमैटिकली डिक्लाइन होने लग गया था इस सिविलाइजेशन का। कुछ हिस्सों में तो अभी भी डेवलपमेंट थी, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं अब अबेंडन होने शुरू हो गए थे। अब क्या रीजंस थे इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के, तो वो हम समझते हैं। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, अर्थक्वेक, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, एक्सटर्नल असॉल्ट, तो ये सारे कुछ रीजंस माने जाते हैं जिनकी वजह से शायद से हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा। एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, या फिर एकदम से सारे पेड़ कट गए होंगे, सूखा पड़ गया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ गए होंगे, या फिर अर्थक्वेक आ गया होगा, या फिर नदियाँ सूख गई होंगी, लोगों के पास पानी ही नहीं बचा होगा, या फिर वही है शिफ्ट हो गई होंगी नदियाँ, यहाँ से उसका रुख बदल गया तो उन्हें वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ गया। एक्सटर्नल असोल्ट, बाहर से कोई आए होंगे, किसी का इन्वेजन हुआ होगा, इस वजह से ख़त्म हो गई ये सिविलाइजेशन। तो बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, जनरली ये थ्योरीज हैं, बट वी डोंट नो द आइडियल रीजन, क्या रीज़न है जिसके वजह से इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा, डिक्लाइन हुआ होगा। जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसमें हर एक घर के अंदर एक बाथरूम होता था जो ब्रिक से बना होता था और ड्रेन होता था उससे कनेक्टेड, ताकि जो घर का बाथरूम का जो भी वेस्ट है वो उसके अंदर फ्लो कर सके। और फर्दर वो जो ड्रेन था घर वाला, वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था। कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें देखने को मिली है चनोद्रो, लोथल और धोलावीरा के अंदर। कुछ रेयर ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत वैल्यूएबल मटेरियल के बनते थे वो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स पे ही हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदारो में, हड़प्पा में मिनिएचर पोर्ट्स, फेंस के गोल्ड ज्वेलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेशियस मटेरियल होते थे। ये हमें लार्जली बड़ी सेटलमेंट्स में ही देखने को मिले हैं। नागेश्वर, बालाकोट, ये कोस्ट के पास लोकेटेड है, इस वजह से यहाँ पर जो शेल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका काम बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कि उनकी बैंगल्स बनती थी, लेडल्स बन रहे थे, इनले बन रहे थे, ये सारी चीज़ें होती थी। यानी कि जहाँ पर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ पर एक सेटलमेंट बना दी जाती थी उसके प्रोडक्शन के लिए। अब हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अवेलेबल नहीं थी, तो स्पेशल एक्सपेडिशंस भेजी जाती थी दूर दूर के इलाकों में ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करा जाए, जैसे कि खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, ओमान, कॉपर के लिए, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए। आपकी बुक में एक टॉपिक और है, कनिंघम्स कन्फ्यूजन। तो कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उनको एक इल्यूजन था, वो क्या मानते थे कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट सिटीज़ जब गंगा वैली में स्टार्ट हुई थी ना, तो गंगा वैली के अंदर जो सिटीज़ आई थी वहीं से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उन्हें सील्स मिली हरप्पन सिविलाइजेशन की, बट वो उसे रॉन्ग टाइम फ्रेम में पुट करने की कोशिश करते रहे कि भाई ये इसमें फिट हो जाए, इसमें फिट हो जाए। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे उनके टेक्स्ट की मदद से उन्होंने हमारी हिस्ट्री को ड्रॉ करने की कोशिश करी, बट उनको एक इल्यूजन था कि हमारी हिस्ट्री इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिसके कारण वो कभी भी उन सील्स को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लगा ही नहीं पाए। हमारी जो सिविलाइजेशन है हरप्पन सिविलाइजेशन, उसे डिस्कवर कर ही नहीं पाए। जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसकी टाउन प्लानिंग को देख के, उसके आर्किटेक्चर को देख के, उसकी ट्रेड को देख के, उसके मॉडर्न फीचर्स को देख के ऐसा माना जाता है कि ये एक न्यू एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यानी कि एंशिएंट सिविलाइजेशन भी है एंड न्यू वन भी है। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा रही हूँ। अगर आपको ये डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि 600 BC टू 600 C इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। किंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ फार्मर्स, टाउन्स, इनकी क्या कंडीशन थी वो हम देखेंगे। कैसे अर्ली स्टेट्स एमर्ज हुए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इकोनॉमी की क्या हालत थी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के बारे में बताया गया है आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। एक ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट में काम करते थे 1830 वाले डिकेड में। तो इन्होंने
हमारी एंशियंट इंडिया की 2 स्क्रिप्ट्स ब्रह्मी और खरोष्टी, इन दोनों को डेसिफर कर दिया था। इससे क्या हुआ, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोका के टाइम के इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, उन्हें हम पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं कि उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है। जो 6th सेंचुरी BCE है, ये टाइम जो है इसे एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। ये एक ऐसा टाइम था जब नए नए स्टेट्स देखने को मिल रहे थे, देन सिटीज़ डेवलप हो रही थी, आयरन का यूज़ बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ कॉइनेज की भी डेवलपमेंट हो चुकी थी। अब कुछ 16 ऐसे स्टेट्स थे जिन्हें महाजनपदास कहते थे, जैसे कि वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गांधार, अवंती। ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं उन 16 में से। ऐसा माना जाता था कि इन महाजनपदास को ओलिगार्चीज रूल करती थी, संगा, गणा, ऐसी ओलिगार्चीज, और महावीरा, बुद्ध इन ओलिगार्चीज, इन गणास, इन शंगास से ही बिलोंग करते थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। अब एक महाजनपदा था मगध, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। अब क्या रीजंस थे इसके पावरफुल होने के लिए, वो हम देखते हैं। तो इसे हम फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास भी बोलते हैं। मगध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पावरफुल महाजनपदा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अब क्या रीजंस थे, बहुत ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाता था इस पर्टिकुलर इलाके में। सेकेंड चीज़, आयरन माइंस अवेलेबल थी। मॉडर्न झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पर आयरन माइंस थी, जिसकी मदद से क्या होता था, टूल्स वगैरह अच्छे से बन पाते थे। तीसरी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा साधन था, ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था थ्रू गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फोर्थ थिंग इज़ मगध के एम्बिशियस एम्परर्स, उनके जो एम्परर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बहुत अच्छे से रूल करते थे, पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से रेगुलेट करते थे। देन फिफ्थ थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स। फॉरेस्ट रीजन है, वहाँ पर एलिफेंट्स अवेलेबल थे जो कि आर्मी के अंदर यूज़ किए जाते थे। राजगृह पहले कैपिटल था इस मगध का, बट 4th सेंचुरी BCE में पाटलिपुत्र को कैपिटल बना दिया जाता है मगध का, जो कि आज के टाइम पे पटना है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अशोका एक बहुत फेमस रूलर थे अपने टाइम पीरियड के। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के और मौर्यन एम्पायर के भी। सो मौर्यन एम्पायर फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का, ऐसा माना जाता है। अब हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चला, 600 BC टू 600 CE की हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। सो व्हाट वर द सोर्सेज टू नो अबाउट दिस टाइम फ्रेम? सो देयर वर वेरियस सोर्सेज। इंस्क्रिप्शन से बहुत कुछ पता चलता है। देन बुक्स उस टाइम पे जो लिखी गई हैं, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी, मेगास्थनीज ने भी बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखी थी, उसका कुछ हिस्सा बच चुका है वो बुक्स, कॉइन्स, पिक्चर्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसेप एंड पियादासी की। 1830s में क्या होता है, जेम्स प्रिंसेप जो कि ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी इन 2 स्क्रिप्ट्स को डेसिफर कर लिया जो कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज़ की जाती थी। अब ज़्यादातर इन इंस्क्रिप्शंस में एक किंग का नाम पियादासी लिखा गया था। पियादासी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड। कुछ इंस्क्रिप्शन में किंग को अशोका भी बोला गया है। तो इससे हमें पता चला पियादासी अशोका को ही बोला जा रहा है, जो कि मोस्ट फेमस रूलर थे अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये हम कुछ देख पा रहे हैं कि कुछ एंग्रेव किया गया है कुछ वॉल पे शायद। सो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो 6th सेंचुरी BC है, इसे टर्निंग पॉइंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस टाइम पे नए नए स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे। सेकेंडली, आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। थर्ड, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और दूसरे फिलोसफिकल थॉट्स की डेवलपमेंट हो रही थी। देन कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ एंड 16 महाजनपदास वाला ये टाइम पीरियड था। जनपदा एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पर लोग सेटल होते हैं, अपने फुट को सेट करते हैं या फिर सेटल हो जाते हैं, उस जगह को जनपदा कहते हैं। और ये वर्ड प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में यूज़ किया जाता था। अब हम जानते हैं कि मौर्यन और गुप्ता एम्पायर को जानने के लिए क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। सो मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर था। मेगास्थनीज इंडिका नाम की एक बुक लिखते हैं। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर। देन अर्थशास्त्र एक बुक लिखी थी कौटिल्य ने। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए। जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, पुरानिक लिटरेचर, दीज वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। इंस्क्रिप्शंस जो अशोका ने लिखवाई थी, जो थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट सेम लिखी गई थी। देन संस्कृत लिटरेरी वर्क, ये कुछ सोर्सेज हैं मौर्यन एम्पायर को समझने के लिए। अब बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। गुप्ता एम्पायर के लिए एक एडिशनल सोर्स है प्रशस्ति। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, लिटरेचर, ये तो सेम है। इन सभी से हमें बहुत कुछ पता चला है गुप्ता एम्पायर के बारे में। देन प्रशस्तिस, किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में प्रेज लिखी जाती थी, उसे प्रशस्ति कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्ता की एक प्रेज लिखी गई थी बाय हरि सेन, जो कि उनके कोर्ट पोएट थे। यू विल बी टेलिंग मी इन कमेंट सेक्शन कि प्रयाग प्रशस्ति को और क्या बोलते थे। अब हम बात करेंगे कि मौर्यन एम्पायर का स्ट्रक्चर क्या था। मौर्यन एम्पायर के 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे जहाँ से मौर्यन एम्पायर को रूल किया जाता था। कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो कि एक सेंटर था। देन प्रोविंशियल सेंटर्स थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्णनगरी, और इन सेंटर्स को भी बहुत केयरफुली चूज करके बनाया गया था। मेगिस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, उसमें वो लिखते हैं कि एक कमेटी थी जिसके अंदर 6 सब कमिटीज़ थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाती थी। एक वो सब कमेटी थी जो नेवी का ध्यान रखती थी, नेवी को कंट्रोल करती थी। दूसरी वाली ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मैनेज करती थी। थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, फोर्थ फॉर हॉर्सेस, फिफ्थ चैरियोट्स को देखती थी एंड सिक्स्थ एलिफेंट्स को। सो ये उनका मिलिट्री को संभालने के लिए स्ट्रक्चर प्लान कर रखा था उन्होंने। 4th सेंचुरी में क्या होता है, एक एविडेंस हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स अब आने लग गए थे, जिन्हें हम एम्पायर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर, बहुत सारी ये जो एम्पायर्स थे ये सामंताज के ऊपर डिपेंड करते थे। सामंताज वो लोग हैं जो लोकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करके बहुत पावरफुल हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो वो बहुत पावरफुल बन गया है, तो वो सामंत बन गया है। साथ ही साथ इस टाइम पे नए किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे डेक्कन रीजन में, और साथ ही साथ साउथ वाले रीजन में नए नए चीफडम्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि चोलास, चेरास और पांड्यास की चीफडम्स। अब इस टाइम पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का क्या माहौल था। इस टाइम पे आयरन प्लोशेयर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है 6th सेंचुरी BCE में। साथ ही साथ एक्सचेंजेस भी फैसिलिटेट होने लग जाते हैं न्यू कॉइनेज के थ्रू, क्योंकि कॉइनेज का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। अब एक तरीका था हाई स्टेटस क्लेम करने का। किंग्स क्या करते थे, जो उस टाइम पे पॉपुलर डीटी हैं उनको सपोर्ट करते थे, उनके लिए मंदिर बनवा दिया, कुछ करवा दिया। ये एक तरीका था जिससे किंग्स सपोर्ट पा लेते थे अपनी प्रजा का। सबसे पहले वोटिव इंस्क्रिप्शन को जानते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शन एक ऐसी इंस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किए गए दान के बारे में लिखा होता है। तो 2nd सेंचुरी BCE के अंदर बहुत सारी वोटिव इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली है बहुत सारी सिटीज में। इनके अंदर नाम लिखा होता है डोनर का, किसने दान की है, एंड उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा होता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये दान वगैरह करे। हमें पता चलता है आखिरकार कौन लोग हैं जो इस टाउन में रहते थे। वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, इन सभी ने कभी ना कभी दान करा होगा, और हमें पता चला दीज वर द पर्सन हु यूज्ड टू लिव इन दिस पर्टिकुलर टाउन। कई बार क्या होता था, गिल्ड्स और श्रेणीज, ये ऑर्गेनाइजेशन होती थी क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की या मर्चेंट्स की, तो इनका नाम भी कई बार लिखा होता था। ये गिल्ड्स बना लेते थे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे, ताकि ये रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर कर सके, प्रोडक्शन एक्टिविटी को संभाल सके, मार्केट्स के अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स टाइम पे सप्लाई कर सके। 6th सेंचुरी BCE में बहुत सारे लैंड और रिवराइन रूट्स अवेलेबल थे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए थे, जैसे कि अरेबियन सी टू ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इन अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते थे थ्रू द बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मतलब अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करते थे। 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स क्या होने लग गया, गोल्ड के जो फाइंड्स थे वो कम होने लग गए थे, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में जो सोने के सिक्के मिलते थे अब वो कम मिलने लग गए थे। तो इसके पीछे कारण माना जाता है कि शायद से सर्कुलेशन में होंगे, इस वजह से लोग उन्हें एक जगह पे स्टोर नहीं कर पाए होंगे, या फिर उस टाइम पे रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, जिसके साथ साउथ के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसके वजह से ट्रेड कम हुआ होगा एंड गोल्ड्स की फाइंड कहीं ना कहीं कम मिली होंगी। इंस्क्रिप्शन एविडेंस बहुत ज़्यादा मेन सोर्स होता है किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए। एपिग्राफिस्ट वो पर्सन होता है जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करता है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हैं लैंग्वेज के बारे में, नेम ऑफ द किंग के बारे में, डेट के बारे में, मैसेज जो उस टाइम से रिलेटेड है उनके बारे में। सो एपिग्राफिस्ट का बहुत मेन रोल होता है। अब हम देखेंगे कि इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो कई बार क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन उसमें कई बार लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल लेटर्स फेंटली एंग्रेव्ड होते हैं, होता है इतनी ज़्यादा टाइटली एंग्रेव्ड नहीं होते हैं, फेंटली लिखे होते हैं, वो गायब हो जाते हैं समय के साथ साथ। इंस्क्रिप्शंस कई बार टूटी होती है, लेटर्स गायब होते हैं। एक इंस्क्रिप्शन के एग्जैक्ट मीनिंग को डिराइव करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे मतलब बनते हैं और उसके सही सेंस बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो नहीं हो पाता है।
इंस्क्रिप्शंस हमें एक या दो नहीं मिले, बहुत सारी मिली है। उन सभी को हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी रूइन भी हो गई होंगी टाइम के साथ ही साथ इंस्क्रिप्शन कौन लिखवाता था? किंग्स लिखवाते थे, नोबल लोग लिखवाते थे, ऑर्डिनरी लोग नहीं लिखवाते थे। रोजाना की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं लिखी जाती थी, जॉयज एंड सोरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस नहीं लिखे जाते थे। तो हम कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी रही होंगी जो इंपॉर्टेंट भी होंगी, जो इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखी गई हैं। मौर्य से रिलेटेड बहुत सारे आर्कोलॉजिकल फाइंड्स देखने को मिले हैं, जैसे कि स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, देन इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिली हैं। और इन आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर्स वगैरह में एक स्पेक्टेकुलर आर्ट देखने को मिलती है एम्पायर की। कुछ और किंग थे जिन्हें हम कुशानास कहते हैं, वो अपने आप को भगवान के समान मानते थे। बहुत सारे कुशाना रूलर्स ने भगवानों वाले टाइटल्स अडॉप्ट कर रखे थे, जैसे कि देवपुत्र, सन ऑफ गॉड। शायद से ये लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड थे, जो अपने आप को सन ऑफ हेवन मानते थे। ये लोगों को अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते थे, ये हमें इनके कॉइन्स को देख के समझ में आया। कॉइन्स के अंदर इनके टाइटल्स वगैरह लिखे होते थे। देन इनके स्कल्पचर से भी हमें पता चला है कि अपने आप को भगवान से एसोसिएट करते थे। जनपद के बारे में हमने देख लिया है। अराउंड 6th सेंचुरी BC ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि धर्मसूत्रास उन्हें कंपाइल करना शुरू कर दिया। इनके अंदर उन्होंने कुछ रूल्स वगैरह लिख रखे थे रूलर्स के लिए और दूसरी सोशल कैटेगरीज के लिए। चीफ एक पावरफुल पर्सन होता था जिसकी पोजीशन कई बार हेरिडिटरी होती थी और कई बार हेरिडिटरी नहीं भी होती थी। इसके अंदर जो रीजन आता था चीफ के अंदर, उसे सरदारी बोला जाता था। दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे संस्कृत में लिखा गया था बाय हरिसेन, जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्ता के। इसे क्या बोलते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है बट मैं ब्लर कर रही हूँ। सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर थी। हमें इसके बारे में एक रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। 2nd सेंचुरी BC का है वो रॉक इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक लेक थी ये सुदर्शन लेक। इसके एम्बैंकमेंट्स के साथ, वाटर चैनल्स के साथ ये लेक एक लोकल गवर्नर ने बनाई थी मौर्यास के रूल के दौरान। गृहपति ओनर होता था, मास्टर होता था, हेड होता था अपने घर बार का। इसके पास कंट्रोल होता था अपने घर के सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो स्लेव्स, चिल्ड्रन है, विमेन है, वर्कर्स है, सबके ऊपर इसका एक कंट्रोल होता। वो सभी लोग इनके ही रेजिडेंस में रहते थे। ये जो टर्म है गृहपति, इसे कई बार पाली टेक्स्ट के अंदर भी यूज किया जाता है 2nd और 3rd कैटेगरीज को दर्शाने के लिए। न्यूमिस्मैटिक्स कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता है। कॉइन्स के अंदर जो एलिमेंट्स है, जो स्क्रिप्ट है, जो इमेजेस है, जो अलग अलग चीजें हैं, उनको एनालाइज किया जाता है इस न्यूमिस्मैटिक्स में और उससे जो नॉलेज है वो निकाली जाती है। सो ये वही दिखाया गया है इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस हार्ड सर्फेसेस पे एंग्रेव्ड होती हैं, जैसे कि स्टोन, मेटल, पोट्री के ऊपर। डोनेशंस किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कर रखी है, उन्हें वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। स्टार्टिंग में जो इंस्क्रिप्शंस थी ये प्राकृत में लिखी जाती थी, जो कि ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। इंस्क्रिप्शंस अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करती हैं, एक्टिविटीज, आइडियाज को रिकॉर्ड करती है जिन्होंने उसे लिखवाया है, उसके आइडियाज को, उसकी एक्टिविटीज को। कई बार इंस्क्रिप्शंस के ऊपर डेट्स भी लिखी होती हैं, कई बार डेट्स नहीं होती। तो पैलियोग्राफी होता है स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि किस टाइम पे कौन से हिसाब से लिखा जाता था, तो उसे बोलते हैं पैलियोग्राफी। तो उसकी मदद से कई बार इसकी डेट निकालने की कोशिश की जाती है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। सो ये कुछ लिमिटेशंस है इंस्क्रिप्शंस की। क्या होता है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होते हैं। कई बार लेटर्स फेंटली इंग्रेव्ड होते हैं और उससे हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते कि क्या लिखा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस कई बार डैमेज होती हैं, लेटर्स मिसिंग होते हैं। कई बार जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है, सभी को डिसिफर नहीं कर पाए हैं, ना ही पब्लिश कर पाए हैं, ट्रांसलेट कर पाए हैं। हो सकता है उस टाइम पे और भी इंस्क्रिप्शंस रही होंगी बट वो टाइम के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखवाया जाता है। बड़े लोग लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन, तो उन्हीं की बातें की जाती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, लोगों के दुख सुख के बारे में नहीं लिखवाया जाता है। जो पर्सन एक इंस्क्रिप्शन को लिखवाता है उसी की विचारधारा का हमें पता चलता है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं पता चलता इंस्क्रिप्शन से। ये कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंस्क्रिप्शंस के। सो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में हम सेम टाइम पीरियड को पढ़ेंगे 600 BC टू 600 CE, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम सोसाइटी के बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने स्टेट्स के बारे में देखा था, देन किंग्स के बारे में समझा था, देन एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। बट इस चैप्टर में हम सोसाइटी के बारे में समझेंगे। महाभारत, जो
जो कि बहुत बड़ी एपिक है, बहुत ग्रेट एपिक है. सो दैट विल बी आवर मेन सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अब हिस्टोरियंस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए. सो अगर हम इन टेक्स्ट को केयरफुली एक सीक्वेंस में लगाते हैं तो हम उस टाइम की सोसाइटी के प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स, इन सभी को समझ सकते हैं. हमारे हिस्टोरियंस ने बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं उस महाभारत को लेके, उस टाइम के सोशल कैटेगरीज को समझने के लिए, उस टाइम पे जो नॉर्म्स थे उनको जानने के लिए, उस टाइम पे सोसाइटी का क्या बिहेवियर था ये जानने के लिए. 1919 में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एक क्रिटिकल एडिशन बनाना था महाभारत का. तो वो स्टार्ट हो जाता है एंड उसके लीडर बनते हैं हमारे इंडियन संस्कृतिस्ट वीएस सुखथांग. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 47 साल लग जाते हैं. अब जो ओरिजिनल स्टोरी थी महाभारत की, ऐसा माना जाता है कि ये चैरियोटर बार्ड्स ने लिखी थी, जिन्हें हम सूताज भी कहते हैं. वो लोग क्षत्रिय वॉरियर्स जब वॉर पे जाते थे तो उनके साथ जाते थे, अकंपनी करते थे उन्हें, और आने के बाद ये स्टोरी लिखा करते थे. और एक लिटरेरी ट्रेडिशन के हिसाब से माना जाता है कि ये जो ग्रेट एपिक है इसे सेज व्यास ने लिखा है और उन्हें डिक्टेट करा है ये टेक्स्ट श्री गणेश ने. ब्राह्मणास ने क्या करा, 2 टेक्स्ट लिखे, धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास. तो उन्होंने एक वर्ण सिस्टम बना दिया हमारी सोसाइटी के लिए, 4 कैटेगरीज बना दी, 4 सोशल कैटेगरीज, और साथ ही साथ उनके लिए एक ऑक्यूपेशन तय कर दी कि उन्हें ये काम करना होगा. तो ब्राह्मणास ने ये बनाया था तो उन्होंने अपने आप को ही सबसे टॉप पे रखा. और उन्होंने क्या ऑक्यूपेशन बताई अपने लिए कि वो वेदास को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे. दूसरा, उन्होंने बोला कि वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करेंगे. तीसरा, वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाएंगे. चौथा, वो रिसीव करेंगे गिफ्ट्स को और साथ ही साथ लोगों को गिफ्ट्स देंगे भी. सेकेंड सोशल कैटेगरी पे क्षत्रियास थे. ऐसा माना गया कि वो वॉरफेयर में एंगेज होंगे. सेकेंड चीज, वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उन्हें न्याय भी देंगे. थर्ड, वो वेदास को पढ़ेंगे और सेक्रीफाइस परफॉर्म करेंगे. फोर्थ, वो गिफ्ट्स देंगे. थर्ड सोशल कैटेगरी थी वैश्यास. वैश्यास को स्टडी करने थे वेदास, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने थे, गिफ्ट्स देने थे. चौथा था कि उन्हें एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और ट्रेड इनमें एंगेज करना है, यानी कि ये काम करने हैं. फोर्थ, शूद्रास. इनके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं था, इन्हें बस अपर 3 वर्णास यानी कि ब्राह्मणास, क्षत्रियास और वैश्यास को सर्व करना था. सिस्टम है पेट्रिलिनी, उसे समझते हैं. पेट्रिलिनी का क्या मतलब है, जब डिसेंट ट्रेस होता है फ्रॉम फादर टू सन एंड ग्रैंडसन एंड सो ऑन, तो इसे बोलते हैं पेट्रिलिनी. जो मेन स्टोरी है महाभारत की, उसके अंदर जो पेट्रिलिनी का आइडिया है इसे बहुत ज्यादा दर्शाया गया है और ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज उस टाइम पे इस सिस्टम को फॉलो करती थी. अब धीरे धीरे नए टाउन्स आए, सोशल लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, तो ब्राह्मणास ने डिटेल्ड कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर लिख दिए, जैसे कि धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास और मनुस्मृति. ब्राह्मणास ने एक और काम किया, उन्होंने लोगों को गोत्रास में भी क्लासिफाई कर दिया. हर एक गोत्र का नाम एक वैदिक सीर के नाम पे आता था, यानी कि वैदिक ऋषि मुनि के नाम से एक गोत्र का नाम डिराइव होता था. एंड ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों का सेम गोत्र है वो उसी ऋषि मुनि के डिसेंडेंट्स हैं. गोत्रास के कुछ रूल्स भी थे, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे. पहला, विमेन की जब शादी हो जाएगी तो उसे अपने फादर का गोत्र छोड़ना होगा और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करना होगा. सेकेंड रूल, सेम गोत्र के लोग कभी भी शादी नहीं कर सकते. एक और टर्म थी जाति. तो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली वर्णास जो है वो बेस्ड ऑन बर्थ होते थे, ऐसे ही जाति होती थी. बट जो वर्णा है वो 4 ही होते थे, लेकिन जाति कितनी भी हो सकती है. कोई भी नया एक पर्टिकुलर ग्रुप देखने को मिला ब्राह्मणास को, जैसे कि कोई सोने का काम कर रहा है तो वो एक जाति बन गई सुवर्णकार की. तो ऐसे जाति उन्होंने बना दी. अब सोसाइटी में बहुत सारे लोग आते थे, जरूरी तो है नहीं कि ब्राह्मणास की इन्फ्लुएंस सबके ऊपर हो. तो कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि निषाद, मलेच, जो ब्राह्मणास के आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे. ब्राह्मण लोग भी ऐसे लोगों को आउटसाइड द सिस्टम कंसिडर करते थे और लोगों को कहते थे कि तुम इनसे दूरी बनाए रखो, ये तो अनटचेबल्स हैं. मनुस्मृति एक टेक्स्ट है, ब्राह्मणास ने लिखा है. तो इसके अंदर चंडाल्स की ड्यूटीज बताई गई है. चंडाल वो लोग हैं जिन्हें अनटचेबल माना गया है. सो उनको ऐसे बताया गया है कि जो डेड लोग हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है तो उन्हें ये डिस्कार्ड करेंगे. सेकेंडली, वो डिस्कार्डेड कपड़े हैं वो पहनेंगे. देन डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स वो यूज करेंगे, गांव से बाहर रहेंगे, और अगर वो गांव के अंदर भी आ रहे हैं तो लोग उनसे दूरी ही बनाए रखेंगे. तो बहुत बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था. एंड इवन अगर वो गांव के अंदर आ रहे हैं तो दे यूज टू साउंड अ क्लैपर, वो उन्हें ताली बजानी होती थी ताकि लोग उनसे दूर हो जाए, उन्हें ना देखें.
ये जो ड्यूटीज थी चंडाल्स की मनुस्मृति के अंदर, ये सेज मनु ने लिखी थी। अब मनुस्मृति के अंदर एक और चीज लिखी गई थी कि जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, यानी कि पिता की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके बेटों के बीच बट जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है उसे एक स्पेशल शेयर मिलेगा उस प्रॉपर्टी में से। धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्र के अंदर 8 तरीके की शादी लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से 4 अच्छी मानी गई है और 4 ऐसी मानी गई है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ब्राह्मणिकल थ्योरी के अंदर जाति एक टर्म है, जैसे वर्णा की तरह ये भी बेस्ड ऑन बर्थ है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ ये सब कुछ। वर्णा सिस्टम सच में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था, तो उसकी क्रिटिक्स तो उठनी थी। तो बुद्धिज्म जो था वो इस चीज को बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग मानता था, वो बिल्कुल अपोज करते थे कि क्यों भाई ये वर्णा सिस्टम क्यों बना रखा है। बुद्धिस्ट बोलते थे कि हाँ सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, ये ब्राह्मणास ने ही क्रिएट करे हैं, ये कोई नेचुरल डिफरेंसेस नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये डिफरेंसेस कभी हट ही नहीं सकते हैं, ये बोलते थे वो। साथ ही साथ ब्राह्मणास बोलते थे कि किसी का भी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ डिटरमाइन होता है, तो इस क्लेम को भी रिजेक्ट करा है बुद्धिस्ट लोगों ने। अब जब नई सिटीज डेवलप होती हैं, सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो उस टाइम पे लोग इंटरैक्ट करने लगते हैं, अर्बन रूरल ऐसे मूवमेंट होने लग जाता है, लोग आने जाने लग जाते हैं, अर्बन एरियाज में लोग जाते हैं बहुत सारे, तो लोग बहुत अवेयर हो जाते हैं, डेवलपमेंट होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। उससे क्या होता है, लोग पुराने बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, ब्राह्मणास ने ये बोला है तो हम क्यों फॉलो करें। साथ ही साथ विमेन को कोई शेयर नहीं मिलता था पैटर्नल रिसोर्सेज में, कि भाई हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है विमेन का, लेकिन वो जो गिफ्ट्स हैं जो उनको शादी के टाइम पे मिले हैं, जो विमेन का स्त्रीधन कहलाता है, उसके ऊपर सिर्फ विमेन और उसके बच्चों का ही अधिकार होगा, हस्बैंड का कोई शेयर नहीं होगा उसमें। किसी भी टेक्स्ट को जब एनालाइज किया जाता है ना, तो हिस्टोरियंस बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि उस टेक्स्ट की लैंग्वेज, कब वो लिखा गया है, किस टाइप में वो लिखा गया है, किसने लिखा, क्या कंटेंट है उसके अंदर, किसके लिए लिखा गया, तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। ओवर द सेंचुरीज क्या हुआ, जो एपिक है महाभारत, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया। एक स्टोरी थी जो सेंट्रल स्टोरी है वो तो सेम रही थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन कुछ कुछ रीजन से कुछ कुछ स्टोरी नई आके महाभारत के अंदर जुड़ गई हैं। जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की, इसे अलग अलग तरीके से रिटोल किया जाता है, जो एपिसोड्स हैं उन्हें स्कल्पचर्स के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, डांस, ड्रामा, अलग अलग तरीके से उन्हें दर्शाया जाता है। संस्कृत टेक्स्ट के अंदर एक टर्म है कुल, इसका इस्तेमाल किया जाता है फैमिलीज को दर्शाने के लिए। एंड जनाती, यहाँ पे एक करेक्शन आएगी, जनाती इस टर्म का यूज किया जाता है लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक के लिए। हमने पेट्रिलिनी टर्म समझी थी, वैसे ही एक टर्म है मेट्रिलिनी। मेट्रिलिनी में क्या होता है, जो डिसेंट है वो ट्रेस होता है थ्रू मदर्स साइड, जैसे कि पेट्रिलिनी में फादर की साइड से होता है, मेट्रिलिनी में मदर्स की साइड से होता है। एंडोगैमी एक तरीके की मैरिज होती है जो विद इन अ यूनिट होती है, यानी कि एक परिवार में ही शादी हो गई, एक लोकेलिटी में ही शादी होगी, एक गोत्र में शादी होगी, तो इसे एंडोगैमी बोला जाता है। एक्सोगैमी जब एक यूनिट से बाहर होती है, परिवार से बाहर जब शादी होती है, गोत्र के अलावा दूसरे गोत्र में शादी होती है, ठीक है, दूसरी कास्ट में शादी होती है, दूसरे ग्रुप में शादी होती है, तो उसे बोलते हैं एक्सोगैमी। एक उपनिषद है बृहदर्यंका उपनिषद, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स की जनरेशन्स के बारे में लिखा गया है। तो शास्त्रास के अगर हम माने तो सिर्फ क्षत्रियास ही राजा बन सकते हैं, बट ऐसा क्या सच में था? नहीं भाई, ऐसा नहीं था। बहुत सारी रूलिंग लिनिएजेस ऐसी थी जो कि अलग ओरिजिन से बिलोंग करते, जो कि क्षत्रिय नहीं थे, कुछ ब्राह्मण भी थे, कुछ मलेच भी थे। ऐसा नहीं होता था कि जो ब्राह्मणास के रूल है उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया ही जाए, हाँ कुछ चीजों में फॉलो किया जाता था। संस्कृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में एक टर्म है वानिक, उसका यूज किया जाता है ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, ट्रेडर्स के लिए उस टर्म का यूज किया जाता है। जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट होते थे उन्हें बहुत सस्पिशन की नज़रों से देखा जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं होते थे, वो घूमते रहते थे, एक जगह नहीं रहते थे, तो वो संस्कृत भी नहीं बोलते थे, तो ऐसे लोगों को मलेच बोल दिया जाता है और उनको अच्छे से नहीं देखा जाता, उन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है, और ये सब कुछ ब्राह्मणास का किया धरा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रही हूँ, हिस्टोरियंस जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, उसे दो हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला, जिसके अंदर स्टोरी होती है,
उसे हम नरेटिव बोलते हैं। दूसरा सेक्शन, दूसरा पार्ट वो होता है जिसके अंदर नॉर्म्स लिखे होते हैं, कुछ ज्ञान होता है, उसे हम डायडेक्टिव कहते हैं। दोबारा से बोल रही हूँ, हिस्टोरियंस ने टेक्स्ट को दो रूप में क्लासिफाई किया है, दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है। पहला वो जिसके अंदर स्टोरीज़ है, जिसे नरेटिव कहते हैं। दूसरा वो जिसके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ वी कैन से नॉर्म्स हैं, कुछ ज्ञान है, उसे डायडेक्टिक कहते हैं। सो ऐसे ही महाभारत के अंदर भी दो तरीके के कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज नरेटिव स्टोरी एंड सेकेंड इज डायडेक्टिव हिस्सा, जैसे कि कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हैं, सो दैट इज डायडेक्टिक वन। सो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट। लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नंबर 4। So this chapter is going to be the last chapter of this particular video and recently मैंने अपने चैनल पे इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपलोड की है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में भी हम सेम टाइम पीरियड को स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम कल्चरल डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। उस टाइम के थिंकर्स के बारे में जानेंगे, कैसे उन थिंकर्स की आइडियोलॉजी रिलीजन्स बन जाती है वो हम देखेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म के एक्सपेंशन को हम देखेंगे, साथ ही साथ उस टाइम के बिल्डिंग्स को हम समझेंगे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रेट फिलोसफर्स एग्जिस्ट करते थे। उनकी जो फिलोसफीज थी उन्हें कंपाइल किया गया, उनकी फिलोसफीज को एक्सप्रेस करा गया आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स में। सांची स्तूपा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होने वाला है हमारे इस चैप्टर में, खास करके बुद्धिस्ट बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को समझने के लिए। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया सांची के स्तूप में। स्तूपास क्या होते थे? माउंट्स होते थे। ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट बुद्धिस्ट प्लेसेस होती थी। एक कोर्टयार्ड के सेंटर के अंदर एक जगह में बुद्धा के रिलिक्स को दफना दिया जाता था और उसके ऊपर एक माउंट बना दिया जाता था, वही बनता था एक स्तूपा। जो रूलर्स थे भोपाल के, जैसे कि शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सांची के स्तूप को प्रिजर्व करने में। शाहजहां बेगम ने यूरोपियंस को बोला कि तुम इसकी प्लास्टर कॉपी लेके जाओ सांची के स्तूप की, क्योंकि उनका बहुत इंटरेस्ट था, वो ओरिजिनल पीस को लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन शाहजहां बेगम ने बोला कि तुम सिर्फ प्लास्टर कास्ट कॉपीज ही लेके जा सकते हो और अपने म्यूजियम्स में डिस्प्ले कर सकते हो। सुल्तान जहां बेगम ने जो प्रिजर्वेशन थी इस साइट की, उसके लिए पैसे दिए, साथ ही साथ एक म्यूजियम बनवाया और एक गेस्ट हाउस भी बनवाया। फर्स्ट मिलेनियम BCE को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे नए थिंकर्स की इमर्जेंस हो रही थी, जैसे कि ज़ैराथुस्ट्रा ईरान, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल इन ग्रीस, महावीरा और गौतम बुद्धा इन इंडिया। और ये मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस थे, जैसे कि ऋग्वेदा के अंदर हाइम्स लिखी गई थी अलग अलग डीटीज की प्रेज में, खासकर कि अग्नि, इंद्र, सोम, इन भगवानों की प्रेज में। इससे सेक्रीफाइसेस को इम्पोर्टेंस मिली। उस टाइम पे जो थिंकर्स थे इंडिया के अंदर, जैसे कि महावीरा और बुद्धा, उन्होंने वेदास की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चंस रेज करे कि भाई वेदास किस हद तक सही है, ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। और वो लाइफ, रीबर्थ एसेट्रा इन मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। बुद्धा की जो टीचिंग्स है उन्हें त्रिपिटका इन बास्केट के अंदर, इसे हम 3 बास्केट्स भी बोलते हैं, तो इसके अंदर कंपाइल की गई है। इसके अंदर 3 टेक्स्ट आते हैं, सुत्ता पिटका, विनय पिटक और अभिधम्मा पिटक। ठीक है, अब जैनिज्म की हम बात करते हैं। जैनिज्म के अंदर महावीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे और ऐसा माना जाता है उनसे पहले 23 और तीर्थंकर थे। तीर्थंकर यानी कि जैनिज्म के टीचर्स। सो वो 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। और जैनिज्म की एक आइडियोलॉजी होती है कि ये पूरी वर्ल्ड एनिमेटेड है, यानी कि हर एक चीज़ के अंदर लाइफ है। इवन जो रॉक्स है, जो स्टोन है, इनके अंदर भी जीवन है। जैनिज्म के अंदर 5 कस्में खाई जाती हैं जैनिस्ट मोंक्स और नन्स के द्वारा। ये 5 चीज़ें क्या हैं कि कभी भी ये झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी किसी चीज़ को मारेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे एंड कभी भी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करेंगे। जो जैना स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर प्रोड्यूस करा, बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे, प्राकृत में, संस्कृत में एंड इवन तमिल लैंग्वेज में भी। बुद्धा वॉज अनदर थिंकर ऑफ आवर इंडिया। इनका जो मैसेज था वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ। सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका एंड म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों में इनके मैसेजेस स्प्रेड हुए। एंड आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। जो बुद्धा के डिसिपल्स थे यानी कि उनके फॉलोवर्स थे, उन्होंने एक संघ की स्थापना करी। संघ एक ऑर्गेनाइजेशन थी बुद्धिज्म के अंदर, जिसके अंदर मॉन्क्स और नन्स आते थे
उनके जो फॉलोवर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे, एंड अगर वो संघ को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सभी बराबर माने जाएंगे, चाहे उनकी पहले कोई भी आइडेंटिटी हो। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा की फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वो पहली विमेन थी जो एक भिक्षुनी बनी, जो एक नन बनी थी बुद्धिज्म के अंदर। बहुत सारी औरतें जो संघ को ज्वाइन करती है बुद्धिज्म के अंदर, वो टीचर्स बनती है धम्मा की, और बाद में वो थेरीज बन जाती हैं। थेरीज वो रिस्पेक्टेड विमेन होती हैं जिनको लिबरेशन मिल चुकी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि संघ के अंदर चाहे कोई भी आ जाता है, उसे संघ के ज्वाइन करने के बाद इक्वल ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो पहले किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता हो, कोई भी सोशल आइडेंटिटी है अब वो उसकी खत्म हो चुकी है, अब वो भिक्षु या भिक्षुनी बन चुका है, बन चुकी है। बुद्धिज्म के अंदर निबाना ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसका क्या मतलब है कि ईगो और डिज़ायर को एक्सटिंग्विश कर दो, यानी कि किसी के अंदर ईगो डिज़ायर नहीं होना चाहिए अगर उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। स्टार्टिंग में बुद्धिज्म के अंदर स्कल्पचर में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था, बल्कि वो उन्हें सिंबल्स के थ्रू दिखाते थे। ऑल्सो शैल भंजिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है, ये एक विमेन है जो कि स्विंग कर रही है, तो ये एक स्तूप पे एक मोटिव बना हुआ है। सो ये क्या दिखाता है कि जो भी लोग बुद्धिज्म को ज्वाइन करते जा रहे हैं वो उसके अंदर अपने खुद के बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, आइडियाज ला रहे हैं। हिंदुइज्म भी उस टाइम पे दो पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइडेड था, वैष्णविज्म और शैविज्म। वैष्णविज्म एक फॉर्म है हिंदुइज्म का जिसके अंदर विष्णु भगवान की पूजा होती है एज अ प्रिंसिपल डीटी। वैष्णविज्म के अंदर क्या होता है, अब धीरे धीरे कल्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं, यानी कि और भी अवतार और इनकारनेशंस की पूजा होने लगती है। 10 अवतार रिकॉग्नाइज करे गए थे इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन में। शैविज्म भी एक ट्रेडिशन था, पार्ट था हिंदुइज्म का, जिसके अंदर शिवा को प्रिंसिपल डीटी माना जाता है, चीफ गॉड माना जाता है। विमेन और शूद्रास पढ़ नहीं पाते थे, वो वैदिक लर्निंग नहीं ले पाते थे ब्राह्मणिज्म के अकॉर्डिंगली हिंदुइज्म में, लेकिन बाद में चल के पुराणास बनाए गए जिनको वो पढ़ सकते थे। सो ऋग्वेदा के बारे में हमने पढ़ा, ऋग्वेदा के अंदर हाइम्स वगैरह होती थी जो कि डीटी के प्रेज में लिखी जाती थी, स्पेशली अग्नि, इंद्र और सोम के लिए। ज़्यादातर जो ये हाइम्स थी इनको चैंट किया जाता था, इनका उच्चारण किया जाता था जब सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। अब लोग सेक्रीफाइस क्यों करते थे? कैटल्स के लिए, सन्स के लिए, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, इन चीज़ों के लिए। जैसे कि आज के टाइम पे लोग हवन करवाते हैं, किन चीज़ों के लिए करवाते हैं? इन्हीं चीज़ों के लिए करवाते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली 64 सेक्ट या फिर स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते थे, और बुद्धिज्म के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशंस और डिबेट्स की जाती थी हर एक चीज़ की। इन सेक्ट्स के बीच में डिस्कशंस और डिबेट्स होती थी। अब कौन सी जगह पे डिस्कशन और डिबेट्स करते थे? कुटाग्रशाला, एक पॉइंटेड हट होता था जहाँ पर जो मेंडिकेंट्स थे, जो मॉन्क्स थे, वो सारे इकट्ठे होते थे, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट वाले, और वो डिबेट्स और डिस्कशन करते थे। मैंने क्या बताया था कि बुद्धिज्म के अंदर त्रिपिटका है, यानी कि 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टेक्स्ट, ये है। इसके अंदर 3 टेक्स्ट आते हैं, विनय पिटक, देन सुत्ता पिटक एंड थर्ड अभिधम्मा पिटक। विनय पिटक के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उन लोगों के लिए जो संघ को ज्वाइन करते हैं, मॉन्क्स और नन्स के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। सुत्ता पिटक के अंदर बुद्धा की टीचिंग्स लिखी गई हैं, और अभिधम्मा पिटक के अंदर फिलोसॉफिकल मैटर्स लिखे गए हैं, यानी कि क्या क्या फिलोसफी है, क्या मतलब है लाइफ का, डेथ के बाद क्या लाइफ पॉसिबल है, मतलब ऐसे फिलोसॉफिकल मैटर्स इस थर्ड टेक्स्ट में लिखे गए हैं। हेजियोग्राफी क्या होता है भाई? हेजियोग्राफी किसी भी सेंट या रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी को बोलते हैं। हेजियोग्राफी कई बार उन सेंट की अचीवमेंट्स की प्रेज में लिखी जाती है, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसने बहुत अच्छा काम कर दिया, कोई सेंट है, कोई रिलीजियस लीडर है जिसने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसकी प्रेज करी जाती है उन हेजियोग्राफीज में। लेकिन हमेशा ये हेजियोग्राफी सही नहीं होती, क्योंकि ये हेजियोग्राफी ज़्यादातर डिसिपल्स लिखते हैं उस पर्टिकुलर सेंट की। अब क्या हुआ, जो पहले बुद्धिज्म था अब ऐसा बुद्धिज्म नहीं रहा, अब बुद्धिज्म के अंदर चेंजेस आ गए थे, अब नई वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो गई थी बुद्धिज्म के अंदर, जिसे महायाना बोलते हैं। इसके अंदर नए बिलीव्स आ गए थे, और जो पहले वाला बुद्धिज्म था उसे हीनायाना बोला जाता है। जो फॉलोअर्स थे ओल्डर ट्रेडिशन के, यानी कि ओल्ड बुद्धिज्म के, वो अपने आप को थेरावादन्स कहते हैं। जो न्यू बुद्धिज्म है, महायाना बुद्धिज्म, इसके अंदर बुद्धा की एज अ गॉड पूजा होने लगती है। साथ ही साथ महायाना के अंदर बोधिसत्ता का कंसेप्ट आ जाता है। बोधिसत्ता वो लोग होते हैं जिनको खुद तो वी कैन से निभाना नहीं मिला, लेकिन वो दूसरों की हेल्प करेंगे निभाना अटेन करने में, तो ये कंसेप्ट आ जाता है। इसके अंदर बोधिसत्ता और बुद्धा की इन गॉड फॉर्म पूजा होने लग जाती है।
लेकिन ओल्डर ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता था। साथ ही साथ बहुत सारे सिंबल्स होते थे ओल्डर ट्रेडिशंस में जिसके थ्रू बुद्धा को दर्शाया जाता था, जैसे कि एक व्हील होता था, खाली सीट होती थी। सो अगर आप इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर किसी भी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सो यू कैन वॉच आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पर ये सारे चैप्टर्स डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन्ड है। सो यहाँ होता है हमारा लास्ट चैप्टर भी खत्म। सो यहाँ पर होते हैं आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट। आई होप आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए सभी चैप्टर्स की तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन चेक देम आउट। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे। पॉलिटिकल साइंस की भी महा मैराथन में जल्द लाने वाली हूँ। You can check out the timetable, community post पे available है इस particular channel पे, and for notes and other updates you can join the Telegram channel. So thanks for watching. मिलते हैं next video में. Till then keep watching, keep learning. Bye bye.